शिक्षा ये नहीं बताती कि हमें क्या सोचना है, बल्कि शिक्षा ये बताती है कि हमें कैसे सोचना है। ये जो कैसे शब्द है ये बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करने वाले हैं, इसमें आपको ये जो कैसे शब्द है यानी आपकी स्ट्रैटेजी या आपकी रणनीति वो क्या होने वाली है। आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन जिसका नाम है चर्चा रणनीति पर यानी स्ट्रैटेजीज पर। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आरबीआई हो, नबार्ड हो, आईबीपीएस एसओ वाले एग्जाम्स हो, आईएफएससी हो, सेबी सिडबी, इन सारे एग्जाम्स के लिए मैं एक सीरीज यहाँ पर लेकर आई हूँ जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के हर एक टीचर्स मेरे साथ जुड़ेंगे। आज हमारा पहला दिन है इस सीरीज का, इस चर्चा का, जहाँ पर नीलम मैम हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अ वेरी वार्म वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो रीजनिंग की स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस करेंगी नीलम मैम। उसके बाद हर बुधवार को, हर वेंसडे को रात को 10 बजे ये सीरीज़ आया करेगी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आपको स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर बताई जाएंगी, आपके जितने भी मैंने अभी एग्जाम्स बताए उनके बारे में। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डीले मैं यहाँ पर डायरेक्टली शुरू करना चाहूँगी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। सो सबसे पहले मैम, वेलकम टू दिस चर्चा। ये एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पर स्टूडेंट्स की हेल्प होगी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि इस सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक पूरी सीरीज़ बना दें जहाँ पर सारे सेशंस हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे और किसी बच्चे को कभी भी देखना होगा, 2024 के लिए देखना है, 2025 के लिए देखना है, वो हमेशा सेव हो जाएंगी और वो कभी भी जब भी उनका मन करे, जब भी उनको शुरुआत करनी है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द रीजनिंग। यस मैम। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन बाय सेइंग थैंक यू मैम। और एक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के वेलबींग को फोकस करते हुए कि कभी भी किसी भी एस्पिरेंट को, नॉट जस्ट फॉर 2025, आगे भी आपके जितने भी सालों में बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स आने वाले होंगे, कभी भी आपको किसी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अगर देखनी है तो आई थिंक ये सेशंस बहुत बहुत उनको हेल्प करेंगे। तो आई थिंक मैम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जी, तो मैम अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर है जिसने मे बी अभी अपना कॉलेज ख़त्म किया है या रीजनिंग उसको थोड़ा बहुत आती है या मे बी बिल्कुल नहीं आती है, एकदम फ्रेशर है, तो उसको क्या करना चाहिए या फिर कितने महीने उसको रीजनिंग के लिए देने चाहिए इफ़ वी कीप इन माइंड स्पेशली आरबीआई, नबार्ड, सेबी सिडबी, ये सारे एग्जाम्स को हम लेके चलते हैं, कितने मंथ सफिशिएंट रहेंगे उसकी रीजनिंग के लिए? आई थिंक मैम जब हम बात करते हैं हमारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की, आरबीआई है, हम अगर बैंकिंग में देखें, बैंकिंग सेक्टर में देखें तो सारे एग्जाम्स में आरबीआई को हम सबसे टॉप में रखते हैं, सिलेबस वाइज भी और डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से भी। सो व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, और अगर कोई फ्रेशर है जिसने पहले रीजनिंग को थोड़ा बहुत, आई थिंक आजकल जब हम इंटरव्यूज में बैठते हैं, कंपनी प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो भी हमारे कुछ रीजनिंग के सेक्शंस वहाँ पे होते हैं, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड बच्चे वहाँ पर भी देखते हैं, एस्पिरेंट्स देखते हैं। सो जानकारी है पहले से या नहीं भी है, मोर और लेस आई थिंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में वी शुड गिव आवर सेल्फ अ टाइम ऑफ 4 to 5 months। 4 to 5 months का टाइम एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे वो सिलेबस को समझेगा, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है बहुत कम टाइम में भी। आई थिंक फॉर दैट एक स्टूडेंट अगर, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट को मैं लेकर यहाँ पे चल रही हूँ, अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो 2 months का टाइम विल बी एनफ कि उसने सारे चैप्टर्स लगा लिए, फंडामेंटल्स देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए। बट कमिंग टू क्लियरिंग एनी एग्जाम, बीइंग सक्सेसफुल इन एनी एग्जाम नाउ अ डेज, लुकिंग एट द कॉम्पिटिशन, आई थिंक आपको बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा शार्पन करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड फॉर दैट येस आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 4 months का टाइम तो आपको अपने आप को देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस जिसमें हम समझने के बाद हम मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी लगाते हैं। तो आई थिंक फॉर ऑल दैट टू कवर एक मिनिमम टाइम विल बी अ 4 months टाइम। ठीक है, तो 4 से 5 महीने एक Yes, सफिशिएंट टाइम है। अगर आप फ्रेशर हैं, 4 से 5 महीने अगर आपने कंसिस्टेंटली रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली, इट वुड बी गुड। ओके, तो मैम अगेन अगर फ्रेशर है, अगर वही स्टूडेंट है और उसको स्टार्ट करना है रीजनिंग फॉर दीज एग्जाम्स, तो कैसे स्टार्ट करें वो? मैम इट्स लाइक कि अगर हमें, इफ़ वी वांट टू गो समवेयर, तो हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, व्हाट आर द स्पॉट्स टू विजिट एंड एवरीथिंग। सो सिमिलरली अगर हम एक अपना करियर पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो करियर पाथ में ज़रूरी है इट हैज़ टू बी योर एम फर्स्ट ऑफ ऑल। ये एक थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, भीड़ वाला नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ योर एम देन यू विल बी वेरी क्यूरियस
जैसे हमें अगर किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो हम बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूरा True. छानबीन करते हैं और आई True, थिंक true. वी पुट मोर एफर्ट्स एंड एनर्जी इनटू दैट. हम्म. तो सिमिलरली जो स्टार्टिंग हमारी होगी वो होगी टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि ये एग्जाम मुझे कहाँ लेकर जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इट विल गिव टू मी, एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थिंग देन यू sit back and then you talk about the syllabus. सिलेबस को समझने के बाद आई थिंक सिलेबस समझना और PYQs को देखना ये साइमल्टेनियस, ये हैंड इन हैंड प्रोसेस होना चाहिए. क्योंकि जब आप सिलेबस को देखते हो और अगर कोई, जैसा कि मैम आपने पूछा कि फ्रेशर की हम बात करें, बिगनर की हम बात करें, बिगनर को सिलेबस देख के वैसे भी ज़्यादा कुछ समझ ऐसे नहीं लगेगी. फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, तो एक आइडिया मिलता है कि अच्छा कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, बट एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर विल हैव. तो आई थिंक सिलेबस को साथ में देखने के आपको PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेना, आई थिंक दैट विल डू मोर बेनिफिट. वो आप करें अपनी इसमें, अपनी जो स्टार्टिंग की जर्नी है, स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन है, वो तो ना हम अपनी सामग्री इकट्ठी कर रहे होते हैं एज एन एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते वक्त. तो उस समय आपकी सामग्री में, आपकी मटेरियल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्ले करती है वो है आपका PYQs का होना. गूगल पे अवेलेबल होते हैं, हमारी अड्डा के प्लेटफॉर्म पे जो है अवेलेबल है सारे PYQs, उनको जरूर देखिए सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये टॉपिक है और इससे ऐसा आएगा. आफ्टर डूइंग दिस मच एफर्ट, उसके बाद आप अपने चैप्टर्स में जाइए. यू कवर द फंडामेंटल्स फर्स्ट, क्योंकि बिना फंडामेंटल्स के, स्पेशली हमारे जो RBI NABARD एग्जामिनेशन है, या मैं आज की डेट में PO के भी एग्जाम की मैं बात करूं तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जाम्स जो है कभी कभी कुछ चीज़ें घुमा के पूछ लेते हैं. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज को चेक कर लेते हैं, नॉट जस्ट इन रीजनिंग, इन क्वांट एंड इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. तो ज़रूरी है कि अपने फंडामेंटल्स को तो हमें ग्रास्प करना ही है, वहाँ अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांगली रखते हुए, एंड देन अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हमें रिग्रेस प्रैक्टिस करनी होती है टू बिकम कॉन्फिडेंट फॉर द एग्जामिनेशन, जहाँ पे वी हैव स्पीड लिमिट, स्पीड भी है और साथ में सेक्शनल टाइमिंग भी है कि इफ इट कम्स टू RBI ग्रेड B वी हैव टू सॉल्व लाइक 60 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स, नॉट इवन 1 मिनट पर क्वेश्चन. तो वहाँ पे हमारी स्पीड बहुत ज्यादा काम करती है, और स्पीड बिना प्रैक्टिस के, इफ वी टॉक अबाउट रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, दीज आर द प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स. जनरल अवेयरनेस में आपको रिवीजन करना है, बट रीजनिंग में यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो राइट, टू समराइज, सिलेबस एंड PYQ ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टू स्टार्ट विद. तो मैम सोर्सेज क्या होंगे? बेसिकली फ्री सोर्सेज. मेरे को अगर एक बच्चा है उसको फ्री अगर आप सोर्स बताएं, और फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं तो कुछ. आई थिंक मैम फ्री सोर्सेज में अगेन आई विल स्टार्ट विद PYQ. मुझे ऐसा लगता है कि इफ एनी स्टूडेंट इज रेफरिंग टू द PYQ, वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है. उससे ज़्यादा बेनिफिट उसके पास और किसी चीज़ का उसको नहीं मिल सकता है. सो स्टार्ट विद PYQs. सेकेंड, बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट टू इंक्रीज आवर स्पीड. उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ले लें. टेस्ट सीरीज में भी आई वुड सजेस्ट कि हम टेस्ट सीरीज में भी 2 टेस्ट सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं दोनों तरीके, बिकॉज एग्जामिनेशन कैन ऑलवेज सरप्राइज अ स्टूडेंट. आप हर तरीके के ऑलवेज डज एक्चुअली, हमेशा ही करता है. राइट. तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें कि अगर पेपर मॉडरेट आता है तो आई विल बी ओके अबाउट इट. पेपर बहुत हाई लेवल आ गया तो उसके लिए भी आप ओके हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज लें, और टेस्ट सीरीज में मेक श्योर करें कि आपके पास 3 कंटेंट हो. एक आपके पास हो टॉपिक टेस्ट, दूसरा आपके पास हो सेक्शनल टेस्ट, और तीसरे फिर मॉक टेस्ट. सो while you are doing your fundamentals, आप जब अपने चैप्टर वाइज फंडामेंटल्स को ग्रास्प कर रहे हैं तो साथ ही साथ टॉपिक टेस्ट लगाते चलिए. वंस यू थिंक कि आपका 40-50% सिलेबस इज डन, देन यू कम टू योर सेक्शनल टेस्ट, कि आपने पर्टिकुलर एक सेक्शन का टेस्ट लगा लिया टू अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल पर अभी चल रहे हैं. आपके कुछ टॉपिक बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ टॉपिक में आपको और मेहनत करने की जरूरत हो सकती है. एंड देन लेटर ऑन एग्जाम से पहले, 20-25 दिन पहले आप अपने मॉक टेस्ट पे आ सकते हैं, सो दैट यू हैव द टाइम ऑल्सो कि जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, आप उस पर काम कर सके, उसको बेटर कर सके. तो मैम कोई बुक भी होती है रीजनिंग के लिए जिससे एटलीस्ट इफ नॉट एवरीथिंग, हमारी बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फॉर्मूलाज हमारे कवर हो जाएं? मैम 2 तरह के स्टूडेंट की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपनी तैयारी कर चुके हैं, एंड देन देयर आर द बिगनर्स, फ्रेशर्स, जिनको नहीं पता है कुछ भी. अच्छा, जो फ्रेशर है और जो बिगनर है, अगर वो किसी कोर्स में है तो आई एम श्योर फिर उसको बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कोर्सेज हैं तो वी टीच
आवर स्टूडेंट्स, और पढ़ाने के साथ साथ हम उनको पीडीएफ प्रैक्टिस भी देते हैं, तो वी गिव एनफ मटेरियल, तो उसको फिर बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रू। बट इन केस अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी वाले मोड में है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारे अड्डा के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल, एस रीजनिंग करके बुक अवेलेबल है। आई थिंक दिस बुक हैज फंडामेंटल्स ऑल्सो, एंड उसमें लेवल वाइज अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो उसमें क्वेश्चन जो है वो आपके बेसिक, मॉडरेट, एडवांस इस तरह से विद गुड आपके पूरे प्रॉपर सॉल्यूशन है, तो उन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे एज फॉर द सेल्फ स्टडी, अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसमें जा सकते हैं। एंड देन लास्ट अगेन आई विल ऐड कि पीवाईक्यू को बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ज़रूरी हो जाता है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैम, अगर कोई एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, लेट्स से वन वांट्स टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई आल्सो, नाबार्ड आल्सो, मे बी अगर सेबी का फॉर्म आ जाता है या एसओ का एग्जाम भी वो ट्राई करना चाहता है, तो एग्जाम पैटर्न में स्पेशली रीजनिंग के में क्या सिमिलैरिटी है, और क्या वो रीजनिंग को एक ही बार प्रिपेयर करके इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकता है? डेफिनेटली मैम, क्योंकि हम जो हमारा आरबीआई है या सेबी एग्जाम है या एडाई का एग्जामिनेशन है, ये सारे एग्जाम्स में हमने देखा है कि जो फेज 1 होता है उसमें जो क्यूआरई सब्जेक्ट्स है वो मोर और लेस, मतलब सारे एग्जाम्स का मैं नहीं यहाँ पे बोलूँ, बट मेजरली एग्जाम्स में इट कम्स इन दी क्वालिफाइंग कैटेगरी। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिना इसको क्वालिफाई करे हमें मेंस में जाने नहीं दिया जाएगा। फेज 2 इज नॉट, आप नहीं बैठने वाले फेज 2 में, तो इसको आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या हम एक साथ इन सारे एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैम हम अपना स्टार्टिंग फ्रॉम दी पीओ एग्जाम का सिलेबस है अगर हम स्टार्ट करें टू आरबीआई, जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। आई वुड सजेस्ट कि 95 से 99% सिलेबस सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इट इज जस्ट कि आरबीआई हैज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंजेस, वो सबसे ऊपर रहेगा, वो टफेस्ट रहेगा, उसके बाद आपके दूसरे एग्जाम्स आ जाएंगे। तो सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, बिकॉज सिलेबस सेम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग है। अगर आप एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के एग्जाम को प्रिपेयर कर, फॉर एग्जांपल योर टारगेट इज आरबीआई, तो ऑटोमेटिक है कि उससे नीचे वाली चीजें आप ऑलरेडी, क्योंकि हम बेसिक करेंगे पहले, फिर हम मॉडरेट जाएंगे, फिर हम एडवांस जाएंगे। तो अगर किसी एग्जामिनेशन में मॉडरेट आता है और आपने एडवांस लेवल तक की जर्नी कर ली है, तो ऑटोमेटिकली इट इज कवर्ड। तो यस, इट कैन बी कवर्ड वेरी इजीली एंड स्मूथली। मुझे लगता है रीजनिंग का सबसे अच्छा ये फायदा है कि अगर आपने बेसिक्स कर लिया, या मतलब अगर आपने पूरा वो जर्नी कर लिया ना, बेसिक्स टू एडवांस, तो आप ऑलमोस्ट सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जीए के साथ थोड़ा सा ये नहीं होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग अलग चीजें होती है, याद करने वाली होती है। हाँ, सो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, आपने फ्री सोर्सेज भी बता दिए हैं, और सारे एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि आप सारे एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा एक ही प्रेपरेशन में आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे टू क्वालिफाई एग्जाम्स। सो टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया है कि स्टूडेंट्स बहुत बार क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो इज देयर एनी क्वेश्चन जो आपसे पूछा और जो आपको बहुत फनी लगता हो, जो फ्रिक्वेंटली बच्चे पूछते रहते हो? मैम फनी तो नहीं, क्योंकि अपने जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से बच्चे थोड़ा सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं, तो फनी तो नहीं। कई बार वो उनकी इनोसेंस होती है, या कई बार आई विल फाइंड दिस क्वेश्चन लिटिल वियर्ड कि मैम क्या हम 1 मंथ में हम कर सकते हैं क्या? 1 मंथ में इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एग्जाम्स दे डिमांड हार्ड वर्क, योर परसिस्टेंस कहीं ना कहीं देखी जाती है, आपका डेडिकेशन देखा जाता है, आपका फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ आपका स्पीड भी देखा जाता है। तो आई थिंक वो 1 मंथ वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी अगर कोई फ्रेशर है, कोई बिगनर है। हाँ, इट विल वर्क फॉर स्टूडेंट्स जो पहले से एग्जाम्स को समझते हैं, जानते हैं, उन्होंने पहले भी एग्जाम दिया, तो उनके लिए तो डेफिनेटली काम कर सकता है, क्योंकि उनको अब क्या करना है, अपना चीज़ों को वापस से देखना है, मॉक लगाना है, दैट इज इट। तो आई थिंक जो फनी पार्ट है वो ये कि क्या हम 1 मंथ में कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। ओके, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जीए के लिए भी आता है, हाँ, तो कि आप 1 महीने में कर सकते हैं क्या? आई तो इवन डाउट कि 6 महीने में कर सकते हैं या नहीं, अगर वो बच्चा फ्रेशर है तो। बट 1 महीने में तो चांस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। आई थिंक 1 महीने में तो नहीं हो, 1 महीने में तो शायद हम भी करने बैठेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। राइट। सो ओके, सो मैम एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, या चैप्टर्स कह लीजिए आप अपने सब्जेक्ट में, तो वो कौन से चैप्टर्स हैं जो यू थिंक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? और लेट्स से एग्ज़ाम हमारा बहुत पास है, 2 महीने या 3 महीने 4 महीने बच गए हैं एग्ज़ाम को, बच्चा सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर सकता है जिससे उसका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए,
तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? मैम अगर हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें ना, तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं। देर आर अराउंड, अगर मैं काउंट भी करूँ तो देर आर अराउंड 13 to 15, मैक्सिमम 15 टॉपिक्स आर देयर। जहाँ तक मेरी समझ है वो 13, एग्जैक्ट 13 या 14 टॉपिक्स हैं हमारे पास रीजनिंग में। अब अगेन जिन एग्जाम्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एग्जाम्स ऐसे हैं कि जहाँ आप केवल देख लेंगे तो काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। अगेन आई विल एम्फेसाइज ऑन द वर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग इज अ प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट। आप वहाँ बैठ के, जैसे कि जीए में, इधर भी नो दी आंसर और वी डोंट, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें या तो आंसर आता है या नहीं आता है, हम मार्क करेंगे या उसको हम स्किप करेंगे। रीजनिंग में क्या होगा, दैट यू विल गेट टेम्पटेड कि अच्छा ये मैंने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू लेट मी ट्राई, राइट? सो इट्स अ ट्रायल थिंग, प्रैक्टिस वाली चीज है। तो आई थिंक जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा, अगर मैं वेटेज वाइज, अगर आपके क्वेश्चन को मैं ऐसे लेके चलूँ कि कौन से चैप्टर्स है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट कि पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, स्लॉग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। सो अलॉन्ग विद दैट डेटा सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में दिखता है। इसके साथ साथ अब इन चैप्टर्स के भरोसे स्टूडेंट जा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे पजल्स में आप या तो पजल कर भी सकते हो और कई बार आप स्टक भी हो जाते हो। अगर मैं आरबीआई को दिमाग में रख के बात करूँ तो आरबीआई में आप पजल्स और सीटिंग के भरोसे नहीं जा सकते, सेक्शनल कट ऑफ निकालना भी मुश्किल हो सकता है इन दैट केस। तो जरूरी है कि मैं ये वाली स्ट्रैटेजी भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जामिनेशन है और एग्जाम का मतलब ही है सरप्राइज। आई थिंक वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट टू हैपन, और आपकी हर चैप्टर से एक आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ज़्यादा चैप्टर्स हैं भी नहीं, 13 टोटल चैप्टर्स हैं। फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, यू कैन ईजिली गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स एंड देन इट्स अ प्रैक्टिस थिंग। सो प्रैक्टिस, तो देर आर 4 to 5 चैप्टर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, पजल्स है, सीटिंग है, डेटा सफिशिएंसी, स्लॉग्स है, एंड देन द मिसलेनियस पार्ट, जिसमें कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि इससे हमारा सेक्शन निकल जाएगा। तो मोर और लेस गो प्रिपेयर एवरीथिंग, क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आपने पजल्स छोड़ दिए और पजल्स एग्जाम में नॉर्मल आ गए, एंड देन वो बच्चे इसमें आगे बढ़ जाएंगे जिन्होंने पजल्स को बहुत अच्छे से लगाया होगा। तो हम इतने कंपटीशन में किसी भी चीज का बेनिफिट ऑफ डाउट में हम नहीं चल सकते हैं। वेरी वेल सेड कि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके जाओ। इवन आई टेल दिस टू माय स्टूडेंट्स कि वर्स्ट के लिए आप प्रिपेयर करके जाओ कि ये डिफिकल्ट चीज़ें आ सकती हैं, तो ईजी वाली चीज़ें आप हैंडल आराम से कर लोगे, एंड एग्जामिनर विल ऑलवेज सरप्राइज अस। ये तो है ही, मतलब हमें 100% अज्यूम करके चलना है कि कुछ तो सरप्राइज मेरे को, अभी मैं जाने वाला हूँ तो मेरे को मिलेगा। सो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। ओके, सो मैम कैन यू प्लीज जस्ट समराइज everything in just 4-5 points कि this is how you should start, और ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड everything we just talked about। तो 4-5 पॉइंट में एक बार फटाफट आप प्लीज एक बार समराइज कर दीजिए। आई थिंक मैम अगर हमें समराइज करना है तो एक 2 to 3 मतलब 4 to 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले दैट यू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, उससे आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चलता है, और उससे पता चलता है कि आपको कौन कौन से फेज में किस किस चीज़ों पे कितना कितना टाइम लगाना है, हाउ यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी। क्योंकि गिवन आपके पास अगर टाइम लिमिटेड है तो ज़रूरी है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लें, फेज 1 कितना इंपॉर्टेंट है, फेज 2 कितना इंपॉर्टेंट है, देन अगर कुछ एग्जाम्स हैव इंटरव्यूज, सम दे डोंट हैव इंटरव्यूज, सो अकॉर्डिंगली आप अपना एक स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, अपना एक मैप तैयार कीजिए 4 to 5 मंथ्स का, जितना टाइम आपके पास है, एंड देन यू स्टार्ट विद लुकिंग एट द सिलेबस। Along with that, look at the PYQ. You go with the fundamentals, chapter-wise fundamentals cover कीजिए. Then, while you are covering the fundamentals, do the topic test, sectional test, and then the last mock test. हमेशा अपने पास इतना 20 से 25 डेज का टाइम आप अपने पास रखिए, so that अगर आपके मॉक टेस्ट में आपको चीज़ें ऊपर नीचे दिखाई देती है, that some topics I have prepared so well in the classroom by myself, and I have always been doing these questions correct, but अब मॉक में पता चल रहा है आउट ऑफ नर्वसनेस, पैनिक होके, या आपने ढंग से पढ़ा नहीं है ना, जल्दीबाजी में, तो अगर उनमें से किसी भी वजह से आप उन क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, सो यू विल हैव द टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। वो टाइम अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। तो 20 to 25 डेज पहले हर एग्जाम के लिए एक टारगेट रखिए कि आपने 10 मार्क्स का टारगेट दिया। आई थिंक दैट विल डू वंडरफुल, दैट वुड बी वंडरफुल, एंड इससे आपकी जर्नी बहुत आसान, एंड आई थिंक इन रीजनिंग आल्सो मैम मॉक्स को एनालाइज करना इज मोर इम्पोर्टेंट दैन अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ मॉक्स, राइट? तो इसीलिए हमने वो 20 to 25 डेज का टाइम दिया है अपने आप को, कि जो भी ऊपर नीचे होगा, अगर कोई स्टूडेंट मॉक देने से ये समझ रहे हैं कि बस हमें मॉक देना है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट आइडिया अबाउट मॉक। इट्स अबाउट कि आपने मॉक दिया,
आपने उसका एनालाइज किया, क्योंकि True. आपके नेगेटिव्स क्या है, आपके पॉजिटिव क्या है, वो आपको मॉक के एनालिसिस से ही पता चलेंगे। कहाँ से आप मार्क्स और फेच कर सकते हो, कौन से एरियाज है जो लगातार आपके गलत हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम हो रही है, इसको हमें एग्जाम में छोड़ ही देना है। बिकॉज इन नन ऑफ द एग्जामिनेशन वी हैव द माइंडसेट कि अरे हम जाएंगे और उतना पूरा को पूरा करके आएंगे, नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई में मुझे 45 मिनट्स में अगर 60 क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व भी करना है, लंबे लंबे क्वेश्चन है, लेंदी पजल्स है, लेंदी सीटिंग अरेंजमेंट है, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन आरबीआई में तो इजी आता है। या नबार्ड में भी इस बार का लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा खासा था नबार्ड का भी, दो इट वाज क्वालिफाइंग। तो वहां पे फिर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ तो नहीं जा सकते कि आप सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जरूर जा सकते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हैं वर्स्ट के लिए। अब वहां पे आपके फायदे की जो चीजें आएंगी आप उनको जो है उनको कर लेंगे और बाकी को आप साइड करेंगे। तो दैट्स हाउ आई थिंक ओके ओके सो आई थिंक प्रिटी मच मैम सब कुछ ही हमने कवर कर लिया है रीजनिंग के बारे में और जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको बताए। सो दैट वाज ऑल अबाउट रीजनिंग का स्ट्रैटेजी। हमारी चर्चा जो थी रीजनिंग पे वो आज यहीं पर ख़त्म होती है। आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जो आज का सेशन था, जो चर्चा थी, वो हेल्पफुल रही या नहीं। अगर आपके कोई इनके अलावा कोई और क्वेश्चंस भी रह गए हैं वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। वी विल 100% रिप्लाई टू योर कमेंट्स, जो भी आपके डाउट्स रह गए हों। अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका रह गया हो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ऑल्सो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, ये जो चर्चा है ये हर एक सब्जेक्ट के बारे में, एक स्ट्रैटेजी के बारे में है, जो मैं हर वेडनेसडे को रात को 10 बजे लेकर आऊँगी। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो ESI होने वाला है। अगेन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं आप सभी के साथ फिर से मिलूंगी वेडनेसडे को अगेन 10 बजे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड again thank you so much ma'am. Thank you so much for coming. It was our first podcast and the most special one, of course. So thank you so much everyone, and thank you everyone for joining with us, and yeah, take care and hope you like this video. Bye bye.